तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं और आपके पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर पूछा गया है, और सभी लोग रब पेन ले लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन क्या दिया गया है, पहला कथन देखिए ध्यानपूर्वक और समझिए और फीडबैक कीजिएगा। कथन दिया गया कि 0.33 इंटू 0.666 इक्वल टू 0.2222। दूसरा विकल्प दिया गया है √10, √40, √90 इक्वल टू 6 √10। इसके बाद प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग 10 है। 0.9 का वर्गमूल 0.3 है। तो सभी लोग जानते हैं कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? अब आप बोलेंगे कैसे, तो वर्गमूल निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। वर्गमूल अगर 0.90 को निकालना है तो आपको वर्गमूल निकाल लीजिए। 9 से गुणा करेंगे कितने में करेंगे? 0 and 9 and 4 यानी कि 9 दूनी 18। 99 क्या होता है? 81 होता है। 9 का गुणा 9 से करेंगे, 99 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे 81 करेंगे, बचेगा 9, फिर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 736 आ जाएगा। 736 माइनस करेंगे 164 आएगा। तो कितना आ रहा है? 194 आ रहा है। और प्रश्न क्या कर रहा है? 0.9। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, ये वर्गमूल इस प्रकार से निकाला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व लेकर आए हैं ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग समझ सकें अच्छे तरीके से। वर्गमूल निकालना सभी से आना चाहिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला होता है n²। n² मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 400, और 400 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, और वह परिमेय संख्या बताना आप लोगों। देखिए 1/2 के मध्य कह रहा था। 1/2 बराबर होता है 0.5, और 3/5 बराबर हमारा होता है 0.6। जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 और 0.6, अब इन दोनों में से हमें इन सभी ऑप्शनों को दशमलव में करना पड़ेगा आपको। तो इन सभी ऑप्शनों में देखा जाए तो 4/7 यानी जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन को हम सभी को दशमलव में चेंज कर लीजिए, 0.57 आएगा। तो हमारी पहला जो 1/2 यानी 0.5, इससे बड़ा 0.57 हो जाएगा, और इससे बड़ा हो जाएगा 0.6, यानी कि एक परिमेय संख्या क्या आएगी? 0.57, जो कि हमारा 4/7 के रूप में है। इसलिए यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे ये आप लोग स्क्रीन पर हल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं पेन में और अभ्यास कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक करके बताइएगा कि 0 2 3 6 यानी 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। प्रश्न को समझ लिया, आइए सॉल्व। देखिए दोस्तों 0 2 3 6 और 7 के अंकों वाली जो 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी, वह अगर सबसे बड़ी जो संख्या उसको लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 3 2 ऐसे लिखिए। 76,320 ये 5 अंकों की इस अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनने वाली होगी। अब ये कह रहा है इन बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या होगी 0 के बाद क्या सबसे छोटा है? 2 है, फिर 0 कर दीजिए, 3 6 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? 20,367। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन 5 संख्याओं से बढ़ने वाली। अब क्या करना? 76,320 में माइनस कर दीजिए 20,367 को। ठीक है, 76,320 में आपको माइनस कर देना है 20,367।
माइनस करेंगे 55,953 आ जाएगा। तो 55,953 की देखिए किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा हल लिखा हुआ है, इसको हल करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अब देखिए दिए विकल्प में हम देखा जाए तो 31,005, 3,00,15, 3,00,05, 3,00,04। अब इसमें 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होकर 5 पर ख़त्म हो जाए, तो आपका सी ऑप्शन है। बिल्कुल ये 3 से शुरू होता है 5 पर ख़त्म हो जाता है और सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, क्योंकि इससे बड़ी आपकी फिर ये हो जाएगी, इससे बड़ी आपका ये हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी आपका ये है, लेकिन अंत में 5 नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी। सभी लोग बताइए, 10 और 40 के बीच जो है आपको क्या बताना है, अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य पूर्णांकों की संख्या बताना है। 10 से 40 के बीच हमारे कौन सी आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, इसके बाद 17 आ गई, फिर 19 आ गई, फिर आपके 23 आ गई, फिर आपके 29 आ गई, फिर आपके 31 आ गई, फिर आपकी 37 आ गई। टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, तो हमारी क्या होगी, 8 हो जाएगी। यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया गया है। प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। सभी लोग बताइए। चलिए दोस्तों क्या बताना है, 75 से लेकर 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 होता है। ठीक है, इसके लिए निकालने के लिए तो प्रथम संख्या हमारी 75 है, अंतिम संख्या 97 है, बटे 2 कर दीजिए, इंटू कुल संख्या भी होती है, कुल संख्या भी गुणे में करना पड़ता है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 75 से लेकर 97 तक देखिए कुल 23 संख्याएं आपकी आती हैं। ठीक है, अभी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 75 97 आ जाएगा आपका 172 बटे 2 गुणे 23। 2 से 172 को काट देंगे, बचेगा 86 गुणे 23 कर लीजिए। 86 गुणे 23 मतलब 1978, डी ऑप्शन जो दिया गया है। 86 गुणे 23 करेंगे आपका 1978 राइट आंसर आया। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग जानने के लिए। जब कोई बीच में पूछा जाए तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कर लीजिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है बहुत अच्छा है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस प्रकार को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी ये, और इसमें क्या कर लीजिए 476 से विभाजित करके देख लीजिए। 2 बार करिए तो आ जाएगा 952, बचेगा 480, फिर एक बार करेंगे 476, बचेगा 4। तो अभी इस संख्या 476 का जो 22वां गुणज होगा, मतलब 476 गुणे 22 करेंगे। 22वां गुणज मतलब क्या कहलाएगा, क्योंकि 21 में हम छोटा पड़ रहा है, तो 476 का जो 22वां गुणज होगा वह किसके बराबर होगा, वह 10,472 के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा हमारा वैल्यू पता चल जाती है, इसलिए एक ऑप्शंस को लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगला शून्य क्या है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं शून्य एक पूर्णांक संख्या। अब आप बोलेंगे कैसे है, शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक संख्या 3 से बड़ी है किंतु 8 से कम है, इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी है किंतु 10 से कम है, तो वह संख्या कौन सी होगी। सभी लोग बताइए। देखिए सभी लोग जानते हैं एक संख्या 3 से बड़ी किंतु 8 से कम है, 6 से बड़ी किंतु 10 से कम है। 3 से बड़ी 8 से कम,
6 से बड़ी 10 से कम, तो 8 से कम 7 हो जाएगी, 6 से बड़ी 7 हो जाएगी, तो 7 हो गया आपके प्रश्न पर उत्तर। 3 से बड़ी 8 से कम है, 6 से बड़ी है, तो 8 से कम और 6 से बड़ी 7 ही हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया। देखिए, अब 1 से लेके 50 तक लिखना है। अब देखिए, 1 से लेके अगर 9 तक लिखते हैं तो हमारी कितनी संख्या, 9 संख्या पड़ती है। जब हम 10 से लेके 50 तक लिखते हैं तब हमारी संख्या की क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 से लेके 50 तक 41 गुणे 2 कर लीजिए, 82 हो जाएगी, क्योंकि डबल डिजिट होते हैं इसमें, ये समझना है। सभी लोग क्या करते हैं 1 से 50 है तो 50 संख्या होंगी, लेकिन डबल डिजिट होती है। तो 82 और 9 कितना हो गया, 91। यानी जो सी ऑप्शन दिया गया, यानी 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने की कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ये समझना है। तो डबल डिजिट को डबल जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे अंक हमारे 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संख्याएं देंगे 0.9 इंटू और 0.9 का वर्ग, अंडर रूट 0.9 में सबसे बड़ी संख्या बताना। ये एसएससी 10+2 एग्ज़ाम लेवल में 2010 में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन यह इसी प्रकार के वर्ग 3 में आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। मान लीजिए ए बराबर क्या दिया गया 0.9, बी बराबर 0.9 का वर्ग, सी बराबर अंडर रूट 0.9 और डी बराबर 0.9 बार। बार मतलब होता है बार बार, जैसे 0.999 आए तो 0.9 की जगह फिर ऊपर डंडे खींच देते तो वह बार कहलाता है। ठीक है, तो अब इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहले ऑप्शन को अगर हम हल करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 0.81। इसका 0.9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.81 आएगा। 0.9 का तो वो सेम ही रहेगा। जब 0.9 का होल वर्ग करेंगे तो 0.81 आ जाएगा। इसी प्रकार का अंडर रूट 0.9 दिया गया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0. बाहर निकालेंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को ध्यानपूर्वक देखिए। अब दिया गया 0.9 बार दिया गया है, तो इसको हम 9/9 करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें बटे में करना पड़ेगा पूर्णांक। तो सबसे बड़ी हमारा यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, वह होगी डी ऑप्शन, जो कि हमारा 1 आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या 0.9 बार कहलाएगी, क्योंकि अब देखिए क्यों ऑलरेडी हमें पता चलता है कि बार क्यों कहलाएगी, क्योंकि 0.9 अब अक्सर ये वाला सब लोग करेंगे, बी ऑप्शन लोग सब लोग कर लेते हैं, जो कि गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं, जब 0.9 का 0 गुणे 9 करेंगे तो वह आएगा 0.81, तो 0.81 आ रहा है, जबकि हमारा 0.9 बार का मतलब होता है 99 दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा जो है डी ऑप्शन यह सही होगा। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है पहली रूढ़ संख्या बताना। तो पहली रूढ़ संख्या क्या होती है, पहली रूढ़ संख्या 2 कहलाती है। क्यों पहली संख्या रूढ़ संख्या 2 कहलाती है, क्योंकि रूढ़ संख्या वह संख्या होती जो संख्या 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। रूढ़ संख्या वह संख्या जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो। तो पहली रूढ़ संख्या हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो 3 से बड़ी और 200 से छोटी जो 7 से विभाजित हों, तो 3 से बड़ी और 200 से छोटी मतलब 196 हो जाएंगी। 3 से बड़ी 3 ये कम हो गई, 200 छोटी तो 2 उसको घटा ली, तो टोटल 4 संख्या कम हो गई, तो 196 हमारी संख्या बची। अब 196 में क्या करना है, प्राकृत संख्याएँ 7 से विभाजित होती है, मतलब आपको क्या करना है, 196 - 7
बटे 7 धन 1 कर दीजिए, यानी कि 189 बटे 7 धन 1, यानी कि इसको काट लेंगे तो कितना बचेगा 27 धन 1, मतलब हमारी 28 संख्या बची। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो ये लीजिए स्क्रीन पर पूरा सॉल्व दिया गया है, पूरा सॉल्वेशन देखिए और समझिए कि आपसे समझ में आना चाहिए। वैकल्पिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते। फार्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर 7, डी बराबर 7, एल बराबर 196 दिया गया। फार्मूला हो गया एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और 15वां प्रश्न आइए देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जी हाँ दोस्तों, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, 9, 8, 7, 6। तो 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हमारी कहला जाएंगी, अभाज्य संख्याएं निकालिए। तो पहला हो गया 71, फिर हो गया आपका 73, फिर हो गया 79, फिर 83, फिर आ गया 89, फिर आ गया 97। आप टोटल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 70 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या बताना है तो हमारी 6 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि इस बार एग्ज़ाम को होता करना तो तैयारी दोगुनी करनी पड़ेगी। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, रफ पेन उठा लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। नंबर सिस्टम में वो भी प्रश्न करेंगे जो वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कल हमने पिछले में 15 क्वेश्चन हम किए थे और आज हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। और इसी प्रकार का यह प्रश्न ले रहे हैं जो वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न था कि गुणनफल 1025 और 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 1,45,105 प्राप्त हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार और सभी को बता दिया जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे x जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए, हमारी संख्या इतनी प्राप्त हो जाएगी। अब जहाँ पे हमने x लिखा है, अब करना क्या है, 1025 और 125 का गुणा। इतना करने के बाद आपको प्लस x कर देना है और बराबर में 1,45,105 कर देना, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1,45,105 माइनस 1025 गुणे 125 जब करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,28,125। 1,28,125 इसमें माइनस कर देना। जब आप इनमें माइनस करेंगे आपकी वैल्यू कितने मिलेगी, 16,980 प्राप्त हो जाएगी, जो कि ये x का मान है। तो कितना जोड़ा जाए, 16,980 जोड़ा जाए तो इतना प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से प्राप्त, तो 16,980 देखेंगे पहला ऑप्शन में दिया गया जो कि सही हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है गुणनफल 2002 गुणे 202 में क्या घटाया जाए जिससे कि 2,02,000 प्राप्त हो जाए। अब आप कहेंगे कि पहले में जोड़ा गया था, इसमें घटाया गया, तो कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस x घटाया जाए, माइनस x कर लेना, कुछ नहीं अंतर है। इन दोनों का गुणा कीजिए, 2002 गुणे 202 कर लीजिए और इसमें आपको घटा देना, ठीक है। तो इसमें जब आप घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, 2002 गुणे 200 करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4,44,004, ये आपको मान प्राप्त होगा। और ये 2,02,000 है। अब बराबर में 2,02,000 है और माइनस आपका इसके बाद माइनस x बराबर ये चीज़ है, तो माइनस x को उधर ले जाइए तो x में हो जाएगा, उस संख्या को इधर लाइए, मतलब 2,02,000 को 4,00,000 के पास लाइए और माइनस x को उस पलाटी कर दीजिए, बाहर कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 40, करना क्या है आपको, 404404 माइनस 2 1 2 3 4 2, यही संख्या कर देना। यानी 4,44,004 में आपको 2,02,000 को माइनस कर देना है।
ठीक है। जब आप माइनस कर देंगे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,044,02। कितना आ रहा है, 2,44,02 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2,04,402 आ रहा है। अब किस में दिया गया है देखेंगे, पहले ऑप्शन में दिया है जो कि सही हो जाएगा। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि गणित है, गणित में जो जल्दबाजी करता है अक्सर वह घटनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। 15 इकाई, 20 दहाई, 12 सैकड़े किसके बराबर हो जाएंगे, अच्छे से समझ के जाइए और अब पेन जरूर लीजिए, बैठिए सॉल्व कीजिए। कितना बिजली प्रश्न आपसे आ रहा है फिर भी आप लिखिए ज़रूर। लिखने में क्या अंतर पड़ता है आपके क्लास के अंत में बताएंगे, इसका बेनिफिट बहुत है। 15 इकाई मतलब 15, 20 दहाई मतलब 20 गुणे 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 12 सैकड़े मतलब 1200 हो जाएगा। ये किसके बराबर होंगे, बराबर कह रहा है तो आपको योग कर लेना है। 5 and 1 and 2 2 4 1, 14 15 आ रहा है। 14 15 किस में लिखा गया है देखेंगे, पहले ऑप्शन में लिखा गया है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। अगला प्रश्न है, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान बताइए। अब निकटतम सैकड़ा मान कैसे निकालना है, आप देखिए 496 योग से 318 मतलब है कि 496 और 318 को प्लस कर लेना आप लोगों। 318 प्लस 496 टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 814, 814 आ जाए। 814 का निकटतम मान सैकड़ा में मान है तो 800 के लगभग कहलाएगा। तो 800 इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़े में निकटतम मान पूछा जा रहा है। ये भी देखना है, सैकड़ा, दहाई, हज़ार में, लाखों में क्या दिया गया है, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है। जी हाँ, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है, यह वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। देखिए 1 से 100 के संख्या जिनमें जो शून्य आता है, शून्य किस में आता है, 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा और 100 में आएगा। 100 में 2 जीरो हो जाएंगे। तो 10 तो ऑलरेडी ये हो गए, 1 जीरो 100 में बढ़ गया, क्योंकि 100 में ट्रिपल डिजिट होता है, 2 शून्य होते तो 11 जीरो हो गए। और अक्सर लोग लगा लेते हैं यार 10 20 30 40 50 100 10 होंगे, 10 शून्य होंगे, लेकिन ये ध्यान थोड़ा भूल जाते हैं। ज्ञात सबको है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है कि भूल जाते हैं कि 100 में 2 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 11 वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बताइए। अब देखिए 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। वे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो खुद से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं, किसी तीसरी संख्या से कट जाए वह भाज्य संख्या है, और जो तीसरी से ना कटे वह अभाज्य संख्या। तो टोटल गिन लीजिए कितनी हो रही हैं। तो आपके यहाँ टोटल 10 हैं। 1 से 30 तक संख्या अभाज्य संख्याएं टोटल 10 संख्याएं हो जाएंगी। अगला है, किसी विषम प्राकृत संख्याओं के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होते हैं। पहले पूर्ववर्ती परवर्ती पूछा जाता था संख्या का, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है कि विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होते हैं। प्रश्न को समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अब देखिए, मान लीजिए विषम प्राकृत संख्या को ही चुनना है। किसी भी विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है। क्यों होता है ये देख लेते हैं। मान ले कोई विषम प्राकृत संख्या 11 है, 11 का पूर्ववर्ती 10 और परवर्ती हो जाएगा 12। पूर्ववर्ती परवर्ती का गुणनफल 12 दहम 120, 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सभी लोग बताइए।
15 8 120 होता है। क्यों ऐसा किया गया 8 से विभाजित होता है? क्योंकि विषम प्राकृत संख्या पूछा गया है, तो प्राकृत के पहले भी आपके सम हो संख्या होगी, बाद में भी सम संख्या होगी, इसलिए हम बता रहे हैं सम संख्या से विभाजित होगा। अगला प्रश्न है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? 7 और 13 के बीच परिमेय संख्या पूछा गया, सभी लोग बताइएगा। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। अगला दिया गया 10,99,999 की परवर्ती संख्या बताई। परवर्ती मतलब बाद की, परवर्ती मतलब उसमें +1 कर देना, केवल क्या करना है? +1 कर देना। तो 9 1 10 हो जाएगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा। तो आपको कितने 9 है? 5 9 है, तो 5 0 कर दिए, यानी 9 1 10 हो जाएंगे, फिर ये 1 1 हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? ये किस में दिया गया? थर्ड ऑप्शन में, ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया? 11 लाख। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, गलती से सीखना है और सावधानी पूर्वक मैथ्स के क्वेश्चन को हल करना है। अगला दिया गया है कि 4,89,348 माइनस 48,365 को 100 का सन्निकट करने पर कितना मान आएगा? अब दोनों को माइनस कीजिए, घटाइए सभी लोग पेन रफ में अपने, सभी लोग ध्यानपूर्वक घटाइए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका मान आएगा 44,0983, 4,40,983। अब इसमें कह रहा है 100 का सन्निकट। अब 983 दिया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 983 को 1000 लिख सकते हैं ना, 100 का निकटतम, क्योंकि 83 100 के नज़दीक है। तो कौन जाएगा? 44, 983 से 44 1000, किस में लिखा गया? 44 1000 लिखा गया है ना, 4,41,000 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब आप समझ जाते हैं, बिना रफ पेन के भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 57,500 यानी कि 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता? बस घटाना है, यहाँ पे लाखों में संख्या दी गई, आपको फटाफट घटा लेना है कि 5,77,500 में 3,48,700 माइनस कर लेना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 15 में 7 गया, 8 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सभी लोग बताइए। इसके बाद ये बचेगा 6, फिर आपको हासिल लेना पड़ेगा। तो 16 में 8 गया, कितना आ जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। फिर ये 6 बचा, 6 में 4 गया, कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। और 3 था तो एक हासिल 2, तो 22 88 00 है। तो 22 88 00 किस में दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष है, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे में सभी आप लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। देखिए, किसी गांव की कुल जनसंख्या दी गई हो, उनमें से पुरुष और महिलाएं दी गई हो, शेष बच्चे निकालना। तो कुछ नहीं करना है, 29,642 को 28,167 में प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी 57,809। ये क्या हो गया? महिलाएं पुरुषों की संख्या। अब गांव की कुल जनसंख्या में घटा दीजिए, बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आपको करना क्या? 78,692 में 57,809 को माइनस कर देना है। तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी? 20,883, 2883। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है जो वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। संख्या 53, 68, 795 में दोनों में 5 के स्थानीय मान के अंतर का दोगुना कितना होगा? प्रश्न को समझिएगा थोड़ा।
संख्या में क्या दिया गया, 5 के स्थानीय मान। तो 5 के स्थानीय मान पहले वाले का 5 आ जाएगा, दूसरे वाले कितना आएगा 5, पहले वाले कितना आएगा 5, कितने अंक है 2 4 6 0 आ जाएंगे। ये पहले वाले का स्थानीय मान है, दूसरे वाले का केवल 5 आ रहा है। दोनों मानों में अंतर निकाल लेना, -5 कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, अंतर निकालेंगे तो 4 9 9 9 9 9 5। अब 4 9 9 5 किस में दिया गया है, देखेंगे आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि मान के अंतर का 2 गुना बता रहा है। इसमें गुणा भी 2 और करना है, 2 का गुणा कर देना है। तो 2 पंचे आ जाएगा 10 यानी 0, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 चौको 8 1 9, यानी कि 9 9 आपका ये आ जाएगा 6 बार 9 और 0, यानी कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख 99,990। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल इकाई दहाई से 1 अंक पढ़ लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दिया गया 4,05,12,38 को किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो पढ़ दिए भैया 4 करोड़ 5 लाख। अब मिलियन में बताना है दोस्तों। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, 4 करोड़ है तो 40 मिलियन हो जाएंगे। 40 मिलियन 5 लाख, चालीस मिलियन 5 लाख 1238 किस में दिया गया है, 500 1,238। 40 मिलियन 500 1,238, 4 मिलियन तो नहीं होगा, 40 मिलियन वाला होगा। 40 मिलियन 5 लाख 12,000 ना होगा 1,200 होगा। फिर 4 मिलियन तो होगा नहीं, 40 बिलियन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल होगा, यही होना चाहिए। 40 मिलियन 500 1,238, यहाँ पे 5 लाख होना चाहिए, वैसे 500 की जगह 5 लाख होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए। हिंदू आरबिक संख्यांकन पद्धति में द्विअंकी व 4 अंकी संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना होगा। अब हिंदू आरबिक संख्या पद्धति में द्विअंकी और 4 अंकी संख्या का जोड़ बताना। अब हिंदू आरबिक पद्धति ध्यान दीजिए, द्विअंकी 2 अंकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 99 - 9 = 90, 2 अंकी संख्या 90 हो जाएगी। 4 अंकी 1 2 3 4 -999 जाएगी 9,000, टोटल हो जाएगी 9,000 और 90, नहीं 90 और 9,000 किस में दिया गया, पहले ऑप्शन में। ये जोड़कर भी दे देते हैं तो भी सही था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किसी मकान के निर्माण में दया कंस्ट्रक्शन एसोसिएट का बिल आया है। मकान के निर्माण का बिल दिया गया है, जहाँ पे आपके सामान दिया गया है और मूल्य दिया गया है। प्लास्टिक पाइप इतने का आया, नल वार्सर इतने का आया, सरिया इतने की लगी, जालियाँ जो इतने की लगी। अब कुल धनराशि नहीं, दशमलव का जोड़ आपसे बनना चाहिए, कुल मिला के ये दशमलव को जोड़। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए 5 7 5 12 5 17 के साथ लिखिए, दशमलव हासिल अभी 1 आ गया। अब 9 1 10 5 3 8 18 लिख दीजिए दशमलव के इस पार, फिर हासिल 1 आया। अब जोड़िए 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा, फिर 4 3 7 5 12 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा। 5 2 7 7 14 3 17 1 18 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा। 10 85 88 .75 किस में दिया गया है, ये देखिए 10 82 88.75, यानी 1,08,288।
0.75। ये आपका डिले हो सकता है नवंबर दिसंबर में, क्योंकि अभी वर्ग 2 के एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद वर्ग 3 के होंगे, यानी माध्यमिक के होंगे, इसके बाद प्राथमिक के, वो भी आपका एलएलटी टेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपका कहीं ना कहीं फिर मेन एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपका 2 से 3 महीने आपको समय मिल जाएगा प्राइमरी के लिए, तो इसलिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग रब पेन कापी लेके बैठ जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा, अपने हाथों से कलम चलाते जाइएगा, ताकि आपके माइंड की मेमोरी में A to Z सभी चीज़ें सेव हो जाएँ। प्रश्न के इनमें से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी होगी? महत्तम संख्या यानी लघुत्तम महत्तम पूछा जाता है, तो महत्तम संख्या कैसे निकालेंगे बड़ी? अब देखिए पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 की पावर 3 दिया गया है, यानी कि 2 + 2 कर दें, कोष्टक के अंदर पहले हम सॉल्व करते हैं, तो 12 की पावर 3 यानी टोटल कितना आ जाएगा? 1728 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला देखिए 3 × 1 = 4, 3 × 7 = 1 8, 3 × 11, 11 की पावर 2 दिया गया है, मतलब 121 आ गया। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन 1 2 1 3 1 4, 4 की पावर 5 दिया गया है, मतलब 1024। और चौथा ऑप्शन 2 दूनी 4 1 5 की पावर 4 अर्थात 625। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी महत्तम, तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे बड़ी महत्तम पहली संख्या होगी जो 1728 आ रही है, ठीक है। तो पहली संख्या ऑलरेडी आपकी बड़ी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न दिया गया कि यदि 111 को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? तो भाग देना सभी को, यहाँ पे बस 111 का भाग दे देना है। तो भाग की संख्या सभी लोग पता होगा, 0 0 हो जाएगा, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। जब 1 हो जाएंगे आपके तो फिर एक बार जाएगा, तो फिर वही 0 आ जाएगा, फिर डबल 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये 3 11 कर जाएंगे, तो हमारी संख्या कितनी 100 आ जाएगी। तो 100 किस में दिया गया है? देखिएगा 100 थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा भागफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऐसे भी करेंगे जो आपके वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न थे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। 231 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए? ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए। 231 596 को किसी एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। संख्या बदली थी लेकिन प्रश्न यही था, संख्याएं चेंज हैं, ठीक है। तो किन्हीं दो अलग अलग मान वाली संख्याओं को अगर शून्य से गुणा कर देते तो वह संख्या क्या हो जाती हैं? शून्य हो जाती हैं। तो इसमें अगर शून्य का करेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, इसमें भी। तो किसी एक संख्या गुणा करें कि गुणनफल बराबर हो जाए तो वह संख्या शून्य होगा। शून्य से भी किसी भी संख्या से गुणा जाएगा वह गुणनफल शून्य ही आएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अगला है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान बताना है। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्थानीय मान, दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं समझिएगा। दशमलव में स्थानीय मान क्या निकालेंगे? बटे में कर लेते हैं, यानी 1 बटा दशमलव के बाद कितने 2 0 हैं तो 1/100 कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? स्थानीय मान आ जाएगा। तो 1/100 यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि 4 धन 4.44 धन 0.04 धन 44.4 धन 444 का मान क्या होगा? 444। अब दशमलव में दिया गया है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको जोड़ना कैसे, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको जोड़ना है, ठीक है। 4 हो गया, फिर 4.44, फिर 0.04, फिर 44.4, फिर 444, इतना कर लेना। अब आपको योग कर लीजिए, यहाँ से योग करेंगे 4 4 8 आएगा, 4 4 1 8 1 9 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। 9 कैसे आएगा? 4 4 8 ही होगा ना, आपके हासिल तो कहीं नहीं है, तो 4 4 8 88 हो जाएगा लास्ट में। अब देखिए लास्ट में 88 किस में दिया गया? पहले ऑप्शन में, तो आगे जोड़ने की सकता ही नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? काजल है जो 1 घंटे में किताब का कितना 1/3 भाग पढ़ती है, और किताब को कितना 5 दूनी 10 से 11/5 घंटे पढ़ती है। 11/5 का क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे कहला जाएगा। तो वह किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचेगा? 5.5 घंटे में 1/3 भाग पढ़ लेती है। तो काजल जो है 60 मिनट में कितना पढ़ती है? 1 घंटे में कितना पढ़ रही है? 1/3 भाग।
तो यहाँ लिख लीजिए 60 मिनट में 1/3 भाग पड़ती है, तो 1 मिनट में कितने भाग पड़ेगी? 1/3 गुणे 60, तो 132 मिनट में कितना पड़ेगी भाई? जो हमने ये आपका 11/2 है, 5.5 घंटे का है जो हमने निकाला है। 11/5, 2 सही 1/5 घंटे का, तो एक टोटल आते हैं आपको 132 मिनट में। तो 132 मिनट में कितना हो जाएगा आपका? 132/3 गुणे 60, क्या हो जाएगा? 132 गुणे 3/7, 3 गुणे 60 आएगा। इसको काट लीजिए सभी लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/5, 11/15 सॉरी, क्या आएगा? 11/15 आएगा। जब देखिए 2 सही 1/5 घंटे यानी 11/5 गुणे 60 घंटा दिया गया, तो उसमें अगर हम इसमें अगर हम 60 का गुणा करेंगे तो वह मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। तो मिनट हमारा कितना आ रहा है? 132 मिनट आ रहा है। तो इसमें क्या है? एक में माइनस कर लेना है। कैसे? मान लें शेष भाग में इसको माइनस, मान लीजिए कोई एक भाग है, कितना पढ़ा उसने? 11/15, तो यहाँ पे हम एक में 11/15 को माइनस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 माइनस 11 तो 4/15 कहला जाएगा। तो शेष भाग कितना बचा? 4/15 भाग बचा, क्योंकि एक में उसने इतना पढ़ लिया, बचा कितना? 4/15 भाग। सभी लोग समझ गए होंगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। समझिएगा ध्यानपूर्वक। भाग का कोई प्रश्न है जिसमें भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो 5 गुणे शेषफल गुणे भाजक बटे 10 धन 46, ये हमारा निकल के आएगा। 5 गुणे शेषफल गुणे भाजक बटे 10 धन 46, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, इतना तो सॉल्व कर लेंगे सभी लोग ना। सभी लोग सॉल्व कीजिए। 5 46 टोटल कितना आ गया? 5 गुणे 46 गुणे 5 गुणे 46 धन 10 धन 46, 10 को काट दीजिए, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? सभी लोग निकाल लीजिए, सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। टोटल आएगी आपकी 53 52 90 धन 46, तो कितना हो जाएगा? 53 36, 5336। देखिए किस में दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन में। तो गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं रफ पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ आप लोग भी कीजिए। जब आप लोग करेंगे तो माइंड की मेमोरी में सेव होंगे, क्योंकि हाथों से लिखा हुआ याद रहता है। आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वो कभी ना कभी भूल जाता है। 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे भैया? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। आधे का मतलब होता है 1 सही 1/2 का 1/2, यानी कि 1 सही 1/2 का 2 एकम 2 1 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 गुणे 1/2 आएगा। अब बोलेंगे आधा है तो गुणे में क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3/2 बटे 1/2, जब ए संख्या होती तो क्या होती है? ऊपर गुणे के रूप में आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती ना। तो 3/2 गुणे 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? 3/4। क्या आएगा दोस्तों? 3/4। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 18 28 218 को 18 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा? तो ये भाग है कुछ कुल मिला के, तो आपको 18 से यहाँ से भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग तो सभी से बनता होगा, आप बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो 18 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल आपका 12 प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों को अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के अंक वाला कितना होगा? ये भी आपके वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। संख्याएं बदली हैं लेकिन इसी प्रकार का पूछा गया है। तो मान लीजिए कोई इकाई का अंक x मान लीजिए यहाँ पे, और दहाई का क्या मानिए? दहाई का अंक क्या मानेंगे? क्योंकि दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है,
तो दहाई का क्या मान लेना, x+4 मान लीजिए, क्योंकि 4 अधिक है तो इकाई का x और दहाई का x+4 आ गया। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन्हीं किसी दो अंकी संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो दोनों संख्या का योग मतलब x+4 + x बराबर दोनों संख्याओं का योग संख्या का 1/7 है। बराबर क्या कर देंगे हम 10 × x+4 + x/7। 10 क्यों है, क्योंकि इकाई दहाई का रूल सभी लोगों को पता ही होगा। ये फार्मूला है और फार्मूले पर करेंगे तो आपको सिर्फ बस पक्षांतर कर लीजिए। 7 का गुणा यहाँ पे कर लीजिए x+4 + x में, और 10 का गुणा इसमें कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए बोल रहे हैं रफ पेन लीजिए, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इसलिए सारा चीज़ें नहीं आ पाती। तो रफ पेन लेके आप लोग बैठिए, समझिए और फीडबैक कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई। चलिए पहले हम लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7x धन 28 ये वैल्यू आया जब 7 का गुणा होगा। इसके बाद धन 7x, क्योंकि x था तो धन का आएगा बराबर में यहाँ लिख देता हूँ। 10x धन 40 धन x, नहीं टोटल हमारा क्या निकल के आ गया 14x ऋण 11x बराबर 40 ऋण 28, यानी 3x बराबर 12 के। x बराबर 12/3 मतलब x बराबर आ गया 4। तो हमने क्या माना था 4 और x धन 4 मतलब 4 धन 4 8, तो 4 और 8 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो इकाई का स्थान पूछा रहा तो इकाई का 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा प्रश्न की 12/9 में कितने 1/3 है। तो उसी प्रकार के एक प्रकार का हम प्रश्न कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना है, 12/9 कर लीजिए, बटे में 1/3 कर लीजिए। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं 12/9 गुणे 3/1। तो 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 आएगा। देखिए 4 किस में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो गुणा भाग कर लेना है, बस सॉल्व कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, उत्तर 15 प्राप्त हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, अब देखिए माना भाज्य कोई x मान लीजिए, तो प्रश्नानुसार x/3 गलती से कितने 3 का भाग दे रहा है, किसने स्थान पर 8 के, तो x - 8 हो जाएगा, बराबर क्या है 15। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 × 24 इसमें एलसीएम आएगा और 8x - 3x आ जाएगा ऊपर, बराबर 15 के है। तो 8x 3x में कितना हो जाए 5x बराबर 15 × 24, क्या हो जाएगा 5x बराबर 15 × 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसके बटे 5 कम 5 3 15, 24 टाइम कितना होगा 72, तो 72 आ गया आपका। अब अभीष्ट उत्तर निकालना है। अब कह रहा x/3 तो बराबर 72/3, तो बराबर आ गया 24। 24 किस में दिया गया है, देखिएगा पहले ऑप्शन, यानी विभाजन के रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। तो 8 हमने क्या किया x/3 माइनस x/8 कर लिया और उत्तर 15 प्राप्त में उसमें हमने आपका सलूशन निकाल लिया, 24 आपका आंसर आ गया। x का मान हमने निकाल लिया तो सारा कुछ आपका चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। यदि संख्या 62 53 29 15 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन होगा। अब विभाज्यता वाले प्रश्न आए थे, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, विभाज्यता वाले प्रश्न आए थे और यही वे विभाज्यता वाले प्रश्न हैं। तो a बराबर 6, क्या करना दी गई संख्या में आपको a बराबर पहले 5 रखना है 6 रखना है, लेकिन यहाँ पे 6 वाला सही है, तो a की जगह हमें 6 रख लेना है। जब आप a की जगह 6 रखेंगे 6 से भाग देंगे तो आपका चला जाएगा, कैसे 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 फिर 0, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 छंगा 36, पूरा चला गया। तुम्हारी जो संख्या विभाजिता है वह 6 आएगा। तो सभी से काट के देख लेना जो हमारी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या किस संख्या से विभाजित हो रही है। ये तो सरल था, लेकिन जो वर्ग 3 में है तो इससे भी टफ क्वेश्चन आए थे जो हम आगे करने वाले हैं। कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान पर परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या बताइए। ध्यानपूर्वक समझिए, यदि कोई दो अंकों की संख्या उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 110 है।
मतलब सभी लोग समझ गए होंगे कि माना दो अंकों वाली संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई। प्रश्न अनुसार 10x प्लस वाई संख्या को बदलना है तो 10y धन x बराबर कितना दिया गया है 110। बस क्रम को बदल देना है, वही प्रश्न हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना निकल गया 10 10 कॉमन है दोनों, तो x धन y बराबर 10 आ गया। ये पहला समीकरण आ गया। x धन y बराबर क्या आ जाएगा 10 और दूसरा आएगा x ऋण y बराबर 4, इसी में से निकल के आ जाएगा। तो दो हमारे समीकरण इससे निकल के आ गए। अब दोनों समीकरण से आपको निकाल लेना है, जिसमें x धन y बराबर 10 और x ऋण y बराबर 4 जो दिया गया जोड़ दीजिए तो y से y कट जाता है। 2x बराबर कितना होगा 2x बराबर हमारा निकल जाएगा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बराबर 7 आएगा तो y बराबर आएगा 3। यदि अंकों का अंतर 4, अब आप बोलेंगे कि अंकों का अंतर दिया गया है तो अंक हमने x और y माना तो x माइनस y बराबर 4 लिखा था ना, वही है आपका प्रश्न पर ही दिया गया था, तो कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो x बराबर 7 y बराबर 3 आ गया, तो x हमारा क्या है इकाई अंक 7 y बराबर 3, तो 73 संख्या होनी चाहिए 7 और 3। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा। अब भिन्न का हर बताना सभी लोगों। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वैता, भिन्न मतलब होता है x/y, होता है कि नहीं होता। तब प्रश्नानुसार यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए, तो अंश मतलब ऊपर होता है, तो x धन 4/y बराबर भिन्न में 2/3 की वृद्धि की जाए तो x/y धन 2/3। बस ये आपका प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, y का पहले आप इसको कर लीजिए 3y आएगा ना, और ऊपर कितना आ जाएगा 3x धन 2y, 3x धन 2y अपान 3y आ जाएगा। तो y का गुणा यहाँ कीजिए, 3y का गुणा यहाँ कर लीजिए। मतलब सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए एक बार और लिख देते हैं, x धन 4/y बराबर हमारी वैल्यू आ गई 3x प्लस 2y अपान 3y। मुझे नहीं लगता इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब A to Z एक एक चीज़ें तो नहीं बताना होगा, इतना तो आप लोग समझ जाते हैं। ठीक है, कैसे LCM लेना है, कैसे चीज़ें करना है, गुणनखंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पॉसिबल है, बनती है आप लोगों से। ठीक है, अब आपको तिर्यक गुणा कैसे 3y का गुणा इसमें करना है, y का गुणा इसमें करना है, बराबर जोड़ घटा देना है बस। नहीं आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ लेना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या आएगी, पक्षांतर चीज़ें आपसे बननी चाहिए। हमारी संख्या गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगी आपकी 3xy धन 12y बराबर 3xy धन 2y²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2y² बराबर 12y आ जाएगा, क्योंकि 3xy से कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2y² बराबर 12y, यानी कि y बराबर 6। तो 6 जो दिया गया है, हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें हम 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेहतरीन, और ये आपके HCF LCM से संबंधित रहेगा, लघुत्तम और महत्तम समापर तक। पिछले बार वर्ग 3 में इस टॉपिक से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो इस टॉपिक को भी कवर करना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग होगा 65, 74, 93, 95। बहुत ही सिंपल सा बात है, 50 के गुणन पूछा गया है। अगर आपसे बनता है तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, रफ पेन कापी अवश्य लेके बैठे मैथ की क्लास में, और हमें यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताइए। तो गुणनखंड निकालना में 50 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो 50 को पहले तो 1 होगा, फिर 2 कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, और फिर 50। टोटल कितने हो गए, इन सभी का योग कर लीजिए। तो 50, 25, 75, 75, 10, 85, 85, 5, 90, 90, 2, 92, 1, 93, 93। देखिए कि इसमें ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो 93 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 48 के गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, यानी ये चीज़ एक प्रश्न आएगा, और दूसरा नंबर आया था वर्ग 3 में, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो 48 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे आपको पता होना चाहिए। 48 गुणन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भी कटता है आपका, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है,
इसके बाद 8 से भी कटता है, आपका 12 से भी कट जाएगा, 16 3 48, 16 से भी कटेगा, 24 दूना 48 और 48। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? हमें गुणनखंडों की संख्या बताना है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे योग पूछा गया था, यहाँ पे संख्या पूछा जाए तो योग संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में 10 दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। संख्या 70 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 2 4 5 7। संख्या 70 के सभी गुणनखंड, यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है, योग नहीं पूछा जा रहा है। 70 की गुणनखंडों की संख्या, सभी लोग बताइए 70 किससे डिवाइडेड हो सकता है? 70 के गुणनखंडों की संख्या बताइए सभी लोग, किससे हो जाएगा? ये सिंपल है, ये इसको आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, राइट आंसर क्या होगा। आइए बात करें अगले प्रश्न की। 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 के गुणज हो बताना है। ये भी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, लेकिन नंबर चेंज है, इस प्रकार का पूछा गया था। तो 64 के गुणनखंड जो 4 के गुणज हो, मतलब 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 के बाद 16, 16 चौको 64 होता कि नहीं होता? 64 भी कटना चाहिए और 4 का गुणज भी होना चाहिए। 32, 4 8 32 और 32 दूनी 64 और 64 भी हो जाएगा। ये 4 के गुणज भी है और 64 के गुणनखंड भी है, तो यानी 64 भी कटेगा कि, तो क्या हो जाएंगे? क्या करना है यहाँ पे? गुणज है, योग बताना है। तो जोड़ना पड़ेगा सभी को, 64 32 16 8 और 4 जोड़िए। 8 4 12, 12 6 18, 10 28, 28 2 30, 30 60, 60 60 120 24। देखिए 124 किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में। हम देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग आपके मन में होना चाहिए। गणित में अगर अब्बा लाना है, टाइम बचाना है, मैनेजमेंट करना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और रब पेन लेके बैठें, सॉल्व करते जाए साथ में। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्याएं 15 18 24 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनफल विधि से बताइए। अब देखिए कोई भी विधि, यहाँ पे गुणनफल दिया गया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। आप कोई से विधि से आपको 15 18 24 का लघुत्तम निकाल लीजिए बस, ठीक है। तो गुणनफल विधि का मतलब क्या होता है? 15 का पहले आप अलग निकालिए, तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे 3 गुणे 5 आएगा। फिर आपको 18 का निकालना है अलग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर और 2 आ जाएगा। पहले 2 पहले लिखना चाहिए यहाँ पे, ये सही होता है। 2 गुणे 3 स्क्वायर, ये आएगा 18 का। इसी प्रकार 24 का निकाल लीजिए, तो 24 में 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 टिक 24, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब इसमें से आपको ध्यान देना है, इन सभी को क्या करना है। अब देखिए सभी में 2 3 5, ठीक है। तो 2 की पावर 3 सबसे अधिकतम हमें ले लेना है, सबसे अधिकतम चीज़ लेना है। फिर 3 की पावर 2 है, गुणे 3 की पावर 2 ले लीजिए और इंटू 5। तो 8 9 और 5, 8 गुणे 9 गुणे 5 कीजिए, सभी लोग कीजिए, कितना आ जाएगा? आंसर आ गया 360 आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, 40 48 45 का लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। बहुत ही सिंपल है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, बस कुछ नहीं करना है। 40 के गुणनखंड निकाल लेना है। 40 के गुणन क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और 48 का निकाल लीजिए। 48 का क्या निकल के आएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये गुणनखंड। 45 का इसी प्रकार निकाल लेना है, 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। ये हमारे अधिकतम क्या है? 2 की पावर 4 ले लीजिए पहले। 2 की पावर 4 लेने के बाद फिर 3 की पावर 2 लेना है आपको, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है। तो 16 गुणे 9 गुणे 5 कीजिए, सभी लोग कीजिए। 16 गुणे 9 गुणे 5 कितना रहा है? 720 आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। संख्याएं दी गई हैं 24 30 36 का लासा भागफल विधि से निकालने के लिए कह रहा है। तो भागफल विधि मतलब होती तीनों को इकट्ठा कर लेना है।
तीनों का इकट्ठा निकालना है, ये होती भागफल। 2 से काटिए तो 12 आएगा, फिर 15 आएगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, सेम टू सेम लिख लेना, 2 9 18। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 15 और 9। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3 ये कट गया, 3 पचे 15 और 3 तिकाई 9, यानी 5 और 3 बचा। फिर एक बार 3 से कटेगा, 5 बचेगा, फिर 5 से कटेगा। ये हमारे आगे कितना आ गया, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 आ गया। कितना हो जाएगा टोटल, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 है ना, हाँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसका गुणा करिए तो 8 है, 8 9 72 पंचे, सभी लोग बताइए 72 पंचे क्या आ जाएगा, 7 पना 35, 2 पंचे 10, 360, 35 मतलब 350। ठीक है, ऐसा हम गुणा करते हैं, जीरो को काट के डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, फिर जा बाद में शून्य रख देते हैं। तो ये अपनी अपनी एबिलिटी होती है गुणा भाग करने की, अपनी अपनी ठीक है ट्रिक होती है। अगला प्रश्न है, संख्याएं 90 60 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्तक लासा निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा, आप सभी लोग निकाल लेंगे, ऐसे डंडा खींच देना है, बस यही होती है भाग विधि। 2 से काटिए 45 आएगा, 30 आएगा, 75 नहीं कटेगा तो सेम टू सेम लिखिए, 35 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, कटेगा, हाँ कटेगा, 45 15 आ जाएगा, 75 और 35। अब 3 से काटिए, यहाँ पे 15 आएगा, 3 पचे 15 आएगा, 25 आएगा, 35 नहीं कटेगा 3 से। इसके बाद फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, इस प्रकार काटते चले जाइए, सभी संख्याएं कट जाएंगी और अंत में आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह क्या निकल के आएगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। जब इनका गुणा कर लेंगे, 4 4 9 36, 36 गुणे 25 गुणे 7, 6300, अर्थात 6300 कितने हैं, 6300, 6300। टू ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 36 54 को पूर्णतः से विभाजित हो जाए। तो विभाजिता के नियम से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था, तो ध्यानपूर्वक समझिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकों को परिवर्तित किया जाएगा लेकिन इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो 5 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पे बताना है और संख्याएँ दी गई जो पूर्णतः विभाजित भी होना चाहिए। तो मान लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 140, 10,000। अब करना क्या है, 16 24 36 54 क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। चलिए भाग से काटिए एक साथ, उसी प्रकार जैसे हमने काटा था। तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम इसका 432 निकल के आ जाएगा, निकाल के देखिए सभी लोग। ठीक है, अब करना क्या है, 10,000 में से 432 का भाग कर देना। जैसे भाग करेंगे आपको बचेगा 64 शेषफल बचेगा। भाग कीजिए सभी लोग, देख लिए 64 यानी 64 शेषफल बचेगा। तो अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को प्लस कर लेना है। आपका 10,000 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ आपको नोट कर लेना है। तो हमारी अभी संख्या क्या निकल के आ गई, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। ठीक है, तो 1000 में आपको क्या करना है, 432 प्लस कर लेना है और ये जो 64 आए इसको माइनस कर लेना है। तुम्हारी वैल्यू के लिए क्या आ जाएगी, 10,368 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10,368। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इतना टफ नहीं था जितना आप लोग समझते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आराम से समझाया जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप लोग वहाँ पे डिटेल ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो और 10 12 15 18 से भी विभाज्य होती है। विभाज्यता वाले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे मैथ्स में और फिर से यही चांसेज है आने के लिए। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग होगी, ये भी ध्यान देना, पूर्ण वर्ग होगी। अब इनमें से हमें पूर्ण वर्ग ध्यान देना, ये विभाजित इन सभी से विभाज्य भी हो। तो पूर्ण वर्ग अगर देखा जाए तो पूर्ण वर्ग हमारा होगा 900। कैसे होगा, अब आपको करना क्या है, 10 12 15 18 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम जैसे निकालेंगे
इसका एलसीएम ही 900 आ जाएगा, बस वही आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या वह है जो 15, 18, 24, 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंकी की सबसे बड़ी संख्या, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताया गया, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हमें ध्यान देना कि जो 15, 18, 24, 30 दिया गया है इस पर हमें ध्यान देना है, इसका एलसीएम निकाल लेना। सभी लोग निकालिए एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इसका 360। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारे सभी को पता ही होगा, 10,000। अब करना क्या है, 360 से 10,000 में विभाजित करके शेषफल देखिए। उसी प्रकार 10,000 में 360 का भाग करिए, फिर विभाजिता का नियम देखिए, उसमें आपका शेष कितना बच रहा है, तो शेष देखेंगे 280 आपका शेष बचेगा, शेषफल। ठीक है, भाग करके देख लीजिए। अब 280 जो बच रहा है वही आपको क्या 10,000 में माइनस कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 अंकी की बड़ी संख्या पूछ रहा है और हमने क्या किया है, 5 अंकों की छोटी संख्या ले लिया और वहाँ पे माइनस कर दिया, तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। अब करना जो हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया तो उसमें 280 माइनस कर दीजिए, यानी 10,000 में 280 जो है आपको माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात है। माइनस 280 कर दीजिए, आपकी वैल्यू 9,720 आ जाएगी, जो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं के पूर्णतः से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में संख्या दी गई है, 79720, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है 12, 45 और 75 का महत्तम। अब एलसीएम वाले प्रश्न हो गए, अब एचसीएफ वाले निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम के लिए क्या होता है, तीनों में होना चाहिए। जैसे हमने 12 का निकाला तो 12 का हमारा क्या है, 2 की पावर 2 × 3 आया। इसी प्रकार 45 का हमने एलसीएम निकाला, 45 में 3 की पावर 2 × 5 आया। इसी प्रकार 75 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 75 में 3 × 5 की पावर 2 आया। अब देखिए तीनों में अभी संख्या समान होनी चाहिए, तो देखेंगे तीनों में हमारा 3, 3, 3 इन सभी में है, तो इन सभी का मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एस। ठीक है, समझ गए सभी लोग। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से बताइए 6, 12, 15 का मासा क्या होगा। अब महत्तम समापवर्तक है, चाहे जिस भी से आप निकाल लें। ठीक है, तो 6 का क्या होगा, 2 × 3 होता है, सभी लोग जानते हैं। 12 का क्या निकल के आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2, फिर 3 आ जाएगा। इस प्रकार 15 से निकालेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 सभी में कॉमन है, तो 3 इसका भी मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। उभयनिष्ठ होना चाहिए, जो सभी में उभयनिष्ठ होगा वह एचसीएफ और महत्तम समापवर्तक होगा। अगला प्रश्न, संख्याएं 425, 476 का महत्तम समापवर्तक मासा बताइए। 425, 476 अब बड़ी संख्या आ गई, अब इनमें कन्फ्यूजन आ जाती है, तो कुछ नहीं करना है, 425 का एलसीएम निकालिए। 425 की संख्या हमारा 5 × 5 × 17 आएगा। आपको करना है, ठीक है, ये मैं करके बैठा हुआ, ये करके बैठे हुए हैं हम लोग, आप लोगों को रफ पेन इसीलिए बोल रहे हैं, लेके बैठिए और करते जाइए। ठीक है, क्योंकि जब करेंगे तभी एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी, फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती, गुणा भाग में थोड़ा जल्दबाजी में दिक्कत होती, इसलिए अभी से प्रयास में लगिए, बनता है फिर भी लिखिए। अब 476 का निकालना है यहाँ पे, तो 476 का पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा। अब देखिए 17, 17 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ दोनों में है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का 425, 476 का मासा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 18, 24, 36 का मासा भाग विधि द्वारा बताइए। अब भाग विधि द्वारा हो चाहे किसी विधि द्वारा हो, ठीक है, तो ये चीज़ें भाग विधि, चलिए भाग विधि से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 है और यहाँ पे 24 का हमें भाग करना पड़ेगा, तो 24 में 18 एक बार ही जाएगा, बचेगा 6। अब 6 का भाग फिर हम किस में देंगे, 18 में देंगे, तो कि जाएगा 6 × 3 = 18, पूरा चला जाएगा। चूँकि अंतिम भाजक यहाँ पे 6 है, इसलिए संख्या 36 में जो 6 से पुनः भाग देंगे, तो 36 में 6 से भाग देंगे, ये भी डिवाइडेशन हो जाएगा, 6 × 6 = 36।
तो अंतिम भाजक हमारा 6 होता है जो डिवाइडेशन करता है, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, जो दोनों का डिवाइडेशन करे अंतिम भाजक जो होता है वही उभयनिष्ठ होता है। ये भी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो सारी क्लासेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार आवर टीचर्स फैमिली है। तो सभी लोग रब पेन कापी लेके ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए। अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 1, 10, 100 या 1000। देखिए वर्ग किलोमीटर पूछा जा रहा है, तो ये जान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में आपके कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने होते दोस्तों, 100 हेक्टेयर। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है वैसा ही हो जाएगा। जिनको कंसेप्ट की क्लास पढ़ना हो कि कंसेप्ट भी पढ़ाइए तो कमेंट करके बताइए, तो कंसेप्ट भी इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा, आप लोग जो बेहतर तरीके से पढ़ सकें। अभी एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं, अगर कंसेप्ट भी आपको पढ़ना हो तो कंसेप्ट भी बता सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आपके से शेयर कर दिया जाएगा, उनको भी नॉलेज में ले लिया जाएगा। क्योंकि इस बार दोस्तों 101% एग्जाम को फतेह करना है, क्रैक करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीमीटर को मिलीग्राम में बदलना है। और ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी प्रकार से पूछा गया था। अब यहाँ पे 3 ग्राम हमें लिखना है, 5 डेसीग्राम है और 7 सेंटीग्राम है। तीनों अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तीनों का एक में कन्वर्ट करेंगे। तीनों को हम क्या है कर लेंगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 ग्राम को मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुणे 1000 कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। इसके बाद प्लस कर लीजिए, 5 डेसीग्राम दिया गया है। डेसी मतलब कितना होता है, 5 डेसीग्राम का मतलब होता है 5 गुणे 100 कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 सेंटीग्राम, तो 7 गुणे 10 कर लीजिए। तो ये डेसी सेंटी ये चीज़ पढ़ना है। डेसी 100, ग्राम का तो सभी लोग जानते हैं 1000 होता है, सेंटी का है 10। बस आपको करना है, ये सारे मिलीग्राम में आपके कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में आपका मिलीग्राम दिया गया है, ठीक है, मिलीग्राम में बदलना है। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, 1 डेसीग्राम बराबर 100 जी हाँ 100 मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम की वैल्यू 100 मिलीग्राम के बराबर होती है और 1 सेंटीग्राम की वैल्यू 10 मिलीग्राम के बराबर होती है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना तो 3 गुणे 1000, 5 गुणे 100, 7 गुणे 10 कर लेना है, बस कुछ नहीं करना। 3570, 3570 ये चीज़ आपको नॉलेज रखना है। 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड की मेमोरी में सारा कुछ सेव हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। तो ध्यानपूर्वक बदलना है सभी लोगों को, 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं 1 इंच बराबर हमारा कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 25.4। 1 इंच की वैल्यू होती 25.4 मिलीमीटर। तो 25.4 गुणे 24 कर लीजिए सभी लोग, 25.4 गुणे 24 कर लीजिए। आपकी वैल्यू जो आए वह आपका आंसर होगा। आपकी वैल्यू कितनी आएगी सभी लोग बताइए, 25.4 गुणे 24 करके देखिए, तो आपका 609.6 आएगा मिलीमीटर। देख लीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग, गुणा भाग कीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 42.7254 हेक्टोमी को सेमीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू 100 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है, 100 मीटर के बराबर होती है।
आपको क्या करना है, 42.7257 गुणे 100 कर लेना है। तो यह भाई मीटर में निकल के आएगी, तो 42.7274 मीटर निकल के आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर में हमारी वैल्यू आ गई, अब आसान हो गया सेंटीमीटर में बदलना। अब इसमें 100 का और गुणा कर दीजिए, आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है ना। चलिए 100 का और गुणा कर दीजिए तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा केवल 4 बचेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42.7257.4 सेंटीमीटर। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन, देखिए ध्यानपूर्वक 42.7257.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आसान से आपको कर लेना है, इकट्ठा चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, क्रम वाइज तोड़ते जाएंगे तो आपको आसानी होगी, गलत नहीं होता है। अगला प्रश्न है 3.88 एकड़ को हेक्टेयर में बदलना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता ना कि कौन सा आपका मापन से संबंधित प्रश्न आता है। अब एकड़ को हेक्टेयर, एकड़ हेक्टेयर का संबंध आपसे बनना चाहिए, यानी 1 एकड़ की वैल्यू कितने बराबर होती है, 0.405 हेक्टेयर होती है। दशमलव यहाँ पे है 0.405 और कह रहा है 3.88। तो अब आपको करना क्या है, 0.405 में 3.88 का गुणा कर देना। सभी लोग कीजिए, 3.88 गुणे 0.405 इसका गुणा कर लेना है। सभी लोग कर लीजिए गुणा। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, हेक्टेयर में बदलना है, 1.5714 हेक्टेयर आ जाएगा। सभी लोग गुणा करके देखिए, गुणा भाग जोड़ घटाना, 4 संक्रियाएं जिससे बनेगी, गणित में अव्वल वही आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आपका एक कमेंट, आपका एक फीडबैक हमें दोगुनी मोटिवेशन दे देता है, ताकि जो हम डेली क्लासेज कर पाते हैं आपके मोटिवेशन के, आपके कमेंट के द्वारा ही कर पाते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, यदि 1 फीट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो तब 1 वर्ग फीट लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब वो नहीं देखना, अब यहाँ पे जो माप दी गई इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। 1 फीट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, 30.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो कोई 1 वर्ग फीट अगर होगा तो वह कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 1 वर्ग फीट मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी का वर्ग कर लेना है बस। और इसका वर्ग कितना होता है, सभी लोग करके देखिए, 924.16 आएगा। सभी लोग वर्ग करके देखिए। 3.14 का सभी लोग वर्ग करके देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग गुणा करिए, 3.4 गुणे 30.4, सभी लोग गुणा करिए। अगला प्रश्न है, 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है। अब 8 किलोमीटर और मील का संबंध आपसे इससे क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार कोई भी संख्या पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य है, कहीं से प्रश्न आए आपसे ज़रूर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर का कितने मील के बराबर पूछा जा रहा है। आप ये जानते हैं कि 1.61 किलोमीटर होता है 1 मील में। 1 मील में कितनी वैल्यू होती है, 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील के बराबर होता है। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर दिया गया है ना। अब 8 किलोमीटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल तरीका है, 1/1.61 गुणे 8 कर लीजिए बस। लगभग आपके 5 मील के आसपास आ जाएगी। कितना आएगा, 5 मील। तो ये जान लीजिए, मेन जो ज़रूरी है कि 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। ये जान लेंगे तो कितना भी पूछा जाए आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि 1 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर को तो 1 ही दिया गया है। अब 2 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो 2 हेक्टोमीटर मतलब 2/10 करेंगे तब यह 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मीटर दिया गया है तो इसमें फिर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा 3 में, तब यह किलोमीटर के बराबर आ जाएगा।
तो मतलब समझ गए आपको, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इतना आपको कर लेना, बस आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ लीजिए, 1 आएगा, फिर आएगा प्लस 0.2 आ जाएगा, प्लस 0.3 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए सभी लोग, तो 1.203 किलोमीटर आ रहा है। 203 थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग। लेकिन ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है। अच्छा, अगर हेक्टोमीटर दिया रहे तब आपको ध्यान देना है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। कितना होगा? 0.2 किलोमीटर या 2/10 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही दिया गया है? 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर होगा। गलत होगा, क्योंकि 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर और 30 मीटर दिया गया है। 2 किलोमीटर 30 मीटर, ये भी आपका वही सेम दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती 12 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 12.3 सेंटीमीटर। थर्ड वाला सही दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि 12 सेंटीमीटर और जो 3 मिलीमीटर लिखा है, तो हमको इसको क्या कर सकते हैं, 12 प्लस 0.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे तो 12.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया ना, मिलीमीटर दिया गया है इसलिए सही होगा। सेंटीमीटर दिया होता तो सही नहीं होता, मिलीमीटर दे दिया गया इसलिए 12.3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि मीटर में है या किलोमीटर में है, और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और 4 फीट 3 इंच को 4.3 इंच लिखेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? लिखा जा सकता है? सभी लोग बताइए। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी लोग बताइए। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2 इंच में 5 सेंटीमीटर, इतना जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर पर 0.01 मीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1517 ग्राम, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गलत है, मैंने पहले ही बता दिया कि 1 इंच की वैल्यू होती है 2.5, तो 2 इंच में कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ कह रहा 10 सेंटीमीटर, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा संबंध यहाँ पे गलत होगा? 10⁻⁻² डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, सही दिया गया है। 10.-2 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत ही होगा, सेम टू सेम दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में बराबर 10⁻³ डेकामीटर होता है। डीएम डेकामीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻³ या इसको 1/1000 लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/1000 डेकामीटर के बराबर होती है। बाकी 10⁻² किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 10⁻³ हेक्टोमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये भी सही दिया गया। लेकिन जो सेकंड वाला है तो वो थोड़ा सा, ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चयन करना है। 80 डीएम डेकामीटर वर्ग डेकामीटर बराबर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यदि डीएम बराबर डेसीमीटर, एमएम बराबर मिलीमीटर दिया गया है, तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है।
ये भी पता होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है। तो 80 दिया गया है तो 80 गुणे 100 कर लीजिए। और वर्ग दिया गया है तो यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है ना, और वर्ग मिलीमीटर में हमें निकालना है आंसर। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, 80 गुणे 100 और करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लाख। और 8 लाख किस में दिया गया है, 4th ऑप्शन मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया गुणनफल 1680 24 15 बराबर किसके बराबर होगा। एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, यानी सेकंड संख्या दिया गया है। तो इन सभी का गुणा करिए पहले, तीनों का गुणा करके देखिए। तीनों का गुणा करेंगे आपकी वैल्यू जाएगी 64800, 6,04,800। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये जो ऊपर दिया गया गुणनफल। अब इसमें सबका गुणा करके देखिए ये कौन सा आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो एक सप्ताह वाला सही होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। इतना गुणा कर लीजिए, आपकी इतनी वैल्यू आना चाहिए। गुणा करके देखिए सभी लोग, यह एक सप्ताह के सेकंडों की संख्या के बराबर आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर। अब यहाँ पे ऑप्शंस किलोग्राम क्विंटल में दिया गया तो किलो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो कन्वर्ट कैसे करना, देखो जिसको अगर समझ नहीं आता ना तो वीडियो पॉज कर एक बार रिमाइंड कर लिया करिए। ठीक है, दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी दिक्कतें अगर आती हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है डिजिटल बोर्ड, और जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा तो सारी चीज़ें आपकी ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही हैं ये सारी क्लियर होंगी। तो आप लोगों को सबका सहयोग इसी तरह सहयोग बनाए रहें, तो एक दिन अवश्य वो दिन समय आएगा जहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हम बताएंगे, और जो ये प्रॉब्लम आती है ना एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो 12 मीट्रिक टन में और 8 क्विंटल, इनको आपको समझिए। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल मतलब आपको करना क्या है, 12,000 प्लस 800, ये क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 100 किलोग्राम का क्विंटल होता है, सभी लोग जानते हैं, तो 800 हो गया। और यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम होता है। 12 मीट्रिक टन है तो 12,000 किलोग्राम हो जाएंगे, और यहाँ पे 800, तो 12,800 किलोग्राम ये हो गया। इसके बाद 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, तो 8 मतलब 8,000 और 50 ये हो गया, तो 8,050 ये हो गया। तो आपको करना क्या है, घटाना है, कुछ नहीं, घटाने पर प्राप्त करके बताइए। तो पहला हमारा 12,800 आया, ठीक है, दूसरा हमारा आया 8,050 आया। अब इसमें आपको करना क्या है, माइनस कर लेना, 0 10 में 5 गया 2, 7, 12 में 8 गया 4, 4750 किलोग्राम आना चाहिए। अब 4750 किलोग्राम को आपको मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4750 है तो 1,000 का मीट्रिक टन होता है, तो 4 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गए, और 7 क्विंटल 50 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। अब बताइए, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं होगा। 25 पैसे के 15 सिक्का, तो 25 गुणे 15 करिए, 375 पैसे हो जाएंगे। अब 375 पैसे को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए तो 300 पैसे हो गए, 50 पैसे 350 पैसे हो गए, एक सिक्का 25 है 375 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसके बाद दूसरा 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 हो गया, फिर 50 पैसे 250 पैसे, फिर 3 सिक्के और 25 पैसे और हो गए,
50 पैसे के 3 सिक्के सॉरी दिया गया, तो 2 सिक्के 200 से 200 पैसे हो गए, 50 के 3 दिया गया तो 150 ये हो गए, तो 3.5 हो गए, 25 और तो ये भी 75 हो जाएंगे, 375 पैसे। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो जाए, 25 पैसे के 3 तो 25 नहीं 50, 375 पैसे ये भी हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो गए और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 दूनी 50 ही हो गए, ये गलत दिया गया। तो चौथा वाला असत्य दिया गया, बाकी आपके तीनों सत्य दिए गए। तो 1 2 3 असत्य बताना, तो केवल चौथा असत्य होगा, बाकी आपको बता रहा हूँ 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। कैसे पक्के होने वाले हैं? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस लेवल के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे और प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके चतुर्भुज त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें आपके 2/3 समकोण पूछे जाते हैं जो, ठीक है, और आधे 3 त्रिभुज, ऐसे चीज़ें जो पूछी जाती हैं, ठीक है, वो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन पे आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो यहाँ पे सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, इम्पॉर्टेंट सेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार में पूछा गया है। अब पिछली बार बहुत सारे आप लोगों ने गलती किया, उस गलती को दोहराना नहीं है। आइए इस बात करेंगे, बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, पेन कापी लेके बैठ जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, हमारा डायरेक्शन आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया गया है ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी बराबर ये बी सी दोनों भुजाएं हैं, ए बी सी कोण या 90 डिग्री दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, बी सी डी का मान निकालना है, यानी इस बी सी डी त्रिभुज का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक कोण का यहाँ पे दे दिया गया 90 डिग्री दे दिया गया, यानी कि 2 कोण हमें पता नहीं, तो दोनों कोण को x मान लीजिए, एक 90 दिया गया है, एक x और मान लीजिए, इसका टोटल 180 हो जाएगा। तो 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर जा जाएगा 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें देखना है ये बी सी डी त्रिभुज में ध्यान देना है। बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी आपका 180 अंश होगा, लेकिन ध्यान अब यहाँ पे गड़बड़ी आप लोग क्या करते हैं, 180 माइनस केवल आपको x कर देना है। क्या कर देंगे, x आपको केवल माइनस कर देना है, यानी कि 180 में से हमारा जो x का मान है 45, इसको माइनस कर दीजिए। जब 180 में से 45 माइनस हो जाएगा, हमारी वैल्यू हो जाएगी 135, यानी कि पहला ऑप्शन। तो यह हमारा त्रिभुज बी सी डी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं अच्छे तरीके से। x हमने इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 भुजाएं नहीं 2 भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज ये पूरा बना नहीं है। ये त्रिभुज अगर ऐसा कोई जुड़ा होता तो ये तीनों भुजाएं होती, इसलिए एक x को हमने घटा दिया, क्योंकि 3 भुजाएं नहीं 2 ही भुजाएं हैं। एक x को घटा दिया तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो 135 इज द राइट आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि दिए गए चित्र में ए बी बराबर बी सी दिया गया, यानी ए बी बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तो कोण बी का मान x अंश दिया गया है और कोण ए का मान दिया है 2x माइनस 20 0 हो, तो कोण बी का मान बताइए। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक, आपके ऑप्शन सारा सब कुछ दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझना है। और ये ऐसे प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपसे गलती कर देंगे, आपसे नहीं बनेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले आपको क्या है, त्रिभुज ए बी बराबर बी सी जो दिया गया है, ये ए बी बराबर बी सी जो दी गई है हमारी, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, अब इसमें कोण ए बराबर कोण सी दिया गया है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं दोनों ए बी बराबर बी सी है, तो कोण ए बराबर भी कोण सी होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कोण ए बराबर कोण सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस 20 0, 20 अंश हो जाएगा, 2x माइनस 20 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे आपके
कोण ए और कोण सी के मान हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, पिछली बार भी हमने बताया था। तो अब आपको करना क्या है, एक x करिए 2x माइनस 20 या 2x माइनस 20, इन तीनों को प्लस करके बराबर 180 के अंश रख दीजिए। ठीक है, इन सभी को प्लस करिए, तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रख दीजिए, सभी लोग कीजिए। अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यानपूर्वक, 5x माइनस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ रहा होगा। तो 5x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 120 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120/5। 120 होगा कि नहीं होगा, सभी लोग बताइए। अब यहाँ पे आप लोग गलती क्या किए हैं, अब ध्यानपूर्वक मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग क्या करें, जल्दबाजी में ये माइनस था, आपने यहाँ भी घटा दिया, जबकि यहाँ पे 180 + 40 होना चाहिए थी। ये गलती होती है, इसी को सुधार करना है, इसलिए हमने बताया अक्सर एग्जाम में गलतियाँ होती हैं। तो 5x बराबर आपको क्या करना, जैसे माइनस 40 डिग्री था बराबर 180 था, तो यहाँ में माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस यहाँ पे 40 करना है, ना कि माइनस करना है। तो 5x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सभी लोग बताइए, 220, और 220 में 5 का भाग कर दीजिए। अब आपका क्या आएगा, 44। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 44। ठीक है, तो 44 आपको x की वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, और यही पूछा जा रहा है x का मान बताइए। तो कोण B का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है वो आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला, संलग्न चित्र में दिया गया ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB बराबर DC, यानी AB बराबर DC दोनों भुजाएं बराबर हैं। यदि कोण A का मान 55 दिया हो, कोण B का मान 70 हो, तो कोण C और D का मान निकालना है। वो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और 8वीं 8th 9th क्लास के लेवल का प्रश्न है, इतना टफ भी नहीं है, 8वीं 8th क्लास तक के लेवल का है प्रश्न। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे कर, आपसे बन रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज दिया गया, ये ध्यान देना जरूरी, कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, AB बराबर DC है, यानी कोण A कोण C का मान क्या होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि चारों भुजाओं का योग 360 होता है। तो इन दो भुजाओं का योग होगा 180 के बराबर। ठीक है, अब कोण, जबकि दोनों भुजाएं समान हैं, तो कोण A और कोण C का मान भी 180 के बराबर होगा। तो कोण A का मान दिया गया है 55, कोण C का मान x मान लीजिए बराबर 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में 55 को माइनस कर दीजिए, 125 आ गया। ठीक है, यानी कोण C का मान क्या आ गया, 125 डिग्री आ गया। इसी प्रकार कोण B और D बराबर होंगे, 180 के अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ में 180 में से -70 कर लीजिए, कितना आ गया, 110। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी कि 125 और 110 आ जाएगी D की। ये दोनों आपके निकल के आ गए। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है, कोण C और कोण D की वैल्यू निकालिए। तो कोण C का पहले 125 आएगा, फिर इसके बाद 110, 125 110 थर्ड ऑप्शन में दिया गया, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु 0 पर काटती हैं। यदि त्रिभुज AOC बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण BOC की मान बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। तो कोण AOB मान क्या होगा, कोण AOB कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण AOC कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना आएगा, 130 आ जाएगा। तो BOC का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न भाई, हम जानते 180 अंश होता है दो कोणों का मान, तो आपको 180 में से 50 माइनस कर दीजिए, दूसरा कोण आपका निकल के आएगा। बिना कलम उठाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको अभ्यास और प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति है जिसमें कोण BAC दिया गया है, ABC दिया गया है, CD दिया गया है और AAD हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए BAC हमारा क्या दिया गया है, BAC 30 दिया गया है। ABC देखिए, ABC हमारा 50 दिया गया है, हमें क्या निकालना है, CDE भी आपका दिया गया है 25। अब हमें निकालना क्या है, AED निकालना है, समझ गए ना, दिया गया है।
ABC त्रिभुज में देखिए कोण BAC और ABC 50 और 30 दिए गए हैं और हमें निकालना है ACB या BCA। ACB कोण हमें निकालना है तो प्लस तीनों कोण के 180 होगा, ठीक है। तो ये जो कोण C है ACB कोण की वैल्यू हमें निकालना है। कोण ACB, जब कोण ACB की हम वैल्यू निकालेंगे तो 50 30 तीनों कोणों को 180 होता है, यानी 50 धन 30 C को मान लीजिए x बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो 50 30 धन x बराबर 180 है तो 50 30 कितना होगा 80 हो जाएगा, यानी 80 धन x बराबर 180 है। 80 जब यहाँ पे माइनस होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी आपका ACB कोण या क्या मान आएगा 100 डिग्री आ जाएगा ACB के मान। अब ACB में निकालिए, अब चूंकि कोण ACB में ये देखना है कि ये ACB का मान 100 है तो दो कोणों की वैल्यू कितनी बचेगी 80 बचेगी ना, क्योंकि 100 तो इसका ऑलरेडी है, दोनों कोणों का योग मान 80 होगा। तो 180 में जब हम माइनस 80 कर लेंगे तो हमारा कितना मान के 100 डिग्री निकल के मान के आ रहा है। तो कोण आपको ACB किस में देखना है, कोण ACB देखिए, कोण ACB एक ये कोण हो गया और प्लस कोण ECD देखिए, कोण ECD ये कोण देखना है, इन दोनों कोणों को ध्यान देना है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, होगा कि नहीं होगा। जब इन दोनों कोण 180 इसलिए होगा क्योंकि एक ही रेखा में बने कोण हैं और एक ही रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है सरल रेखा में 180 अंश होता है। तो ये दो कोण बने हैं तो एक का जब 100 हमें पता हो गया तो दूसरे का भी पता हो जाएगा। कैसे 180 माइनस 100 कर दीजिए, आपका 80 डिग्री मान क्या आ जाएगा बिना कुछ निकाले। तो इसका मान कितना होगा सभी लोग बताइए। कोण ECD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। अब इसका 80 आ गया, इसका 25 आ गया, तीसरे का मान निकाल लीजिए क्योंकि अब यहाँ पे तीनों में 180 अंश हो जाएगा। तो 80 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 और टोटल हमारा 180 है। 180 में से 105 माइनस कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा सभी लोग बताइए। वैसे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि AED का मान ही पूछा जा रहा है ना, AED इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब DEC का हमारा मान निकल के आ गया, DEC का मान हमारा कितना निकल के आ गया 105 जब निकल के आ रहा है तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, एक ही रेखा में बने कोण है। तो जब इसका मान 105 है तो इसका भी मान 105 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 105 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। थोड़ा कठिन प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोण A का मान बताइए, कोण A का मान जहाँ पे आपका त्रिभुज ABC दिया गया है और एक BOC दिया गया है, O का मान 108 लिखा हुआ है, बाकी आपके क्या निकालना है कोण A का मान, ये जो कोण है इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। त्रिभुज OBC में ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका जो OBC दिया गया है ये त्रिभुज एक OBC है। इसमें आपको ध्यान देना कि x धन y धन 108 मतलब इसका मान x, इसका मान y और x का मान 108 बराबर कितना होगा 180 अंश के हो जाएगा। यानी कि x धन y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 108, यानी x धन y की वैल्यू आ जाएगी 72। कोण B और कोण C का मान कितना आ जाएगा 72, यानी 72 डिग्री आ जाएगा। किन किन कोणों का मान आ जाएगा, ये कोण OBC मान ये हो जाएगा और कोण OCB का मान, इन दोनों कोणों का मान हमारा आ जाएगा 72 डिग्री। अब आपको ध्यान देना त्रिभुज ABC में ध्यान देना है, ये पूरा त्रिभुज में आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जब आप त्रिभुज ABC में ध्यान देखेंगे तीनों कोणों का योग कोण A, कोण B, कोण C का मान 180 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे जो कोण A दिया गया है, अब कोण A में कोण A+2 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी बता रहे हैं, +2 क्यों लग रहा है, ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिए। कोण A में आपका कोण A+2 हो जाएगा गुणे x+2 हो जाएगा गुणे y हो जाएगा बराबर 180 की डिग्री बचे, यानी कि कोण A+2
2 का x प्लस वाई। अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ओ बी सी त्रिभुज भी है और ए बी सी दो त्रिभुज हैं इसके अंदर, इसलिए आपका 2xy हो जाएगा बराबर 180 डिग्री के। तो कोण ए प्लस एक्स वाई की मैंने क्या 72 डिग्री आया था, तो 2 गुणे 72 कर दीजिए बराबर 180 के बराबर कर दीजिए, यानी कोण ए बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 72 गुणे 2 करेंगे 144 आ जाएगा। तो 180 में 144 माइनस कर दीजिए 36, तो कोण ए की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, सभी लोग समझ गए? नहीं समझ में वीडियो पॉज कीजिए, एक बार और रिमाइंड कीजिए, समझ जाएंगे। x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी? ए ओ बी, ध्यान दीजिए, ए ओ बी ये किस मान के लिए सरल रेखा हो जाएगी? ये जो रेखा, ये त्रिभुज है, किस मान के लिए? ए ओ बी में देखना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखिए सरल रेखा के लिए हमारा 180 डिग्री होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ए ओ बी में हमें क्या है 2x पर 30 लिखा हुआ है, और ए ओ बी में देखना है 2x प्लस 30 और 2x माइनस 50। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 2x 30 प्लस 2x माइनस 50 बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो 30 में 50 गया माइनस 20 बचेगा, 180 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा। और 2x 4x मतलब 4x बराबर हमारा 200 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 200/4, यानी कितना आ गया 50। x मान कितना आ गया 50 डिग्री। किस में दिया गया है? 4th ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। चित्र में कोण ए बी डी दिया गया है और कोण सी बी डी परस्पर बराबर होंगे, अर्थात आसन्न कोण, पूरक कोण, एकांतर कोण या संगत कोण हो जाएगा। आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि कोण ए बी डी, ये कोण ए बी डी होगा, और वह कोण सी बी डी जो दिया गया है, ये जो दोनों कोण दोस्तों दिए गए हैं एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण होंगे, जिसमें बी डी जो दिया गया है, ये जो बी डी लाइन जो दी गई है, ये बी डी क्या होगी, दोनों कोणों की आसन्न भुजा कहला जाएगी। तो आसन्न भुजा मतलब आसन्न कोण हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आकृति में कह रहा है कोण पी क्यू आर का मान 70 दिया गया है, क्यू पी आर का मान 24 दिया गया है, तो पी आर एस का मान निकालना है, ये यहाँ का मान निकालना है। और इस प्रकार के एक मैं प्रश्न कर भी कर चुका हूँ, एक और कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। अब देखिए आपको कोण आर ए ओ, कोण आर, ये जो आपका आर दिया गया है ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोण आर ओ ए, और आपको क्या देखना है आर ओ के बाद ए ओ बी, जो आपको कोण दिए गए हैं ये, इन कोणों को ध्यानपूर्वक समझना है पहले। अब यहाँ पे देखिए ये कोण पहले हमें निकालना पड़ेगा। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जब ये कोण आपके निकल आएंगे तो अन्य कोण भी आपके निकल आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, कोण पी क्यू आर और आर पी क्यू दोनों कोणों का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 24 और 70, तीनों कोणों को 180 ये होता है ना, तो 180 में से 24 और 70 को जोड़ के माइनस कर दीजिए सभी लोग। 180 माइनस क्या करना है 24 और 70 जोड़िए, कितना हो रहा है 7 2 90 4 94। 180 में 94 को जब आप माइनस करेंगे साथियों, तब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी लोग बताइए। 70 और 24, सभी लोग बताइए 70 24 कितना होता है 94 होता है। तो 94 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे, हाउ पॉसिबल? तो पॉसिबल सब कुछ है, क्योंकि ये गणित है, कुछ भी मान सकते हैं और मान कर हम आंसर निकाल सकते हैं।
यहाँ पे 94 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। कुछ नहीं करना है, जो एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तीनों में इसका मान निकाल लेना, जो मान आए इसमें, जो कि 2 ही कोण दिए गए उसमें आपको माइनस कर लेना, आपका 94 इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है।